हेलो दोस्तों। भारत की संवैधानिक व्यवस्था। आज हम एक नई सीरीज लेकर आए हैं। भारत की संवैधानिक व्यवस्था। इस सीरीज का जो प्रथम भाग है वह है भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है। भारत का संवैधानिक विकास ये दो चरणों में होता है। पहला है प्रथम चरण, जिसके अंतर्गत भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था। द्वितीय चरण में भारत ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया। कैसे? आपको पता होगा 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था। 1857 का जो रिवोल्ट हुआ दोस्तों, इस रिवोल्ट में, इस रिवोल्ट के कारण जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में रूल कर रही थी, उससे यह शासन छीन लिया जाता है और अब डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन भारत में रूल करती। ठीक है। तो ये जो संवैधानिक विकास की अभी हम बात कर रहे हैं, ये संवैधानिक विकास इंडिपेंडेंस से पहले हुए। तो इंडिपेंडेंस से पहले दो चरण में संवैधानिक विकास हुआ। जब भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था, तो कंपनी ने 6 रेगुलेटिंग एक्ट लाए थे, 6 रेगुलेटिंग एक्ट। और ये 6 रेगुलेटिंग एक्ट मेन रूप से 20-20 साल के डिफरेंस में लाए गए। अगर मैं इसको छोड़ दूं थोड़ी देर के लिए, तो आप पहला रेगुलेटिंग एक्ट समझेंगे 1773 में आया। 20 ईयर्स आप ऐड कर दीजिए तो अगला चार्टर एक्ट आया है 1793 में। फिर 20 ईयर ऐड कर दीजिए तो अगला चार्टर एक्ट आया 1813 में। फिर 20 ऐड करिए तो अगला चार्टर एक्ट आता है 1833 में। फिर 20 ऐड करिए तो अगला चार्टर एक्ट आता है 1853 में। तो आप ये देख सकते हैं कि जितने भी चार चार्टर एक्ट आए हैं, कितने चार चार्टर एक्ट आए हैं, और ये सभी 20-20 साल के अंतराल में ही आए हैं। ठीक है। तो कंपनी रेगुलेट करने के लिए 20-20 साल का क्या करती थी, ये एक्ट लाती थी। ठीक है। एक जो अलग है वो है पिट्स इंडिया एक्ट। ये 1773 से 11 साल बाद यानी कि 1784 में लाया गया था। ठीक है। इन सभी एक्ट के अंदर क्या प्रोविजंस थे, क्या प्रावधान थे, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। पहले एक बार द्वितीय चरण के भी प्रमुख अधिनियम एक्ट को समझ लेते हैं और फिर एक एक अधिनियम को डिटेल में समझेंगे। ठीक है। अगर हम बात करें ब्रिटिश क्राउन के अधीन जब भारत था, ब्रिटिश ब्रिटिश क्राउन ने सात सात अधिनियम लाए थे 1858 से, क्योंकि 1857 में रिवोल्ट हुआ। उसके एक साल बाद पहला एक्ट आया, भारत शासन अधिनियम। तो अगर हम देखें तो इसमें मेनली तीन अधिनियम आए थे दोस्तों, और तीन ही शासन अधिनियम आए थे, पहला, दूसरा और तीसरा। और ये लास्ट में तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, सबको याद ही होगा, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। ठीक है। बात करें भारत शासन अधिनियम, पहला 1858 में आता है। फिर तीन अधिनियम आते हैं। पहला अधिनियम आता है 1861 में। अगला अधिनियम आता है 1892 में। और फिर तीसरा अधिनियम आता है 1909 में। 1909 के बाद भारत शासन अधिनियम आता है 1919, और भारत शासन अधिनियम 1935, और लास्ट में आता है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इनको तो अभी मैंने ऐसे आपको समझा दिया है, बट इनके प्रोविजंस, इनके प्रावधान अभी डिटेल में समझेंगे। ठीक है। तो अगर पहले एक्ट की बात करें, पहले हम ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट की बात करेंगे, तो पहला जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला एक्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो यह एक्ट, देखें, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इस एक्ट के थ्रू कुछ, अगर बात करें कि इसके कुछ प्रोविजंस थे, पहला इसका उद्देश्य क्या था ये समझते हैं। ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या था? ठीक है। उद्देश्य, तो दोस्तों इसका उद्देश्य था कि कंपनी के कार्य जो भारत में और ब्रिटेन में हैं, दोनों जगह पर इसको नियंत्रित कैसे किया जाए। ठीक है। तो कंपनी का कार्य, कंपनी के कार्यों का नियंत्रण, कंपनी के कार्यों का नियंत्रण, नियंत्रण। ठीक है। दोनों जगह पर, भारत में भी
और ब्रिटेन ब्रिटेन में भी। पहला। साथ ही साथ ही कंपनी में जो कमियां हैं, कंपनी की कमियों को, कंपनी की व्याप्त कमियों को दूर करना, कमियों को दूर करना, दूर करना। ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या था? तो ये उद्देश्य पहला ये था कि कंपनी के जो कार्य का नियंत्रण है वो भारत और ब्रिटेन में कैसे किया जाए। दूसरा, कंपनी कंपनी के शॉर्टकट में का लिख दिया हूं मैं। दूसरा है कंपनी के अंदर जो व्याप्त कमियां हैं उनको दूर और ठीक कैसे किया जाए। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि इसके अनुसार, जो दूसरा पॉइंट है, जो बंगाल का गवर्नर होता था, बंगाल का गवर्नर, ठीक है, बंगाल का गवर्नर को, बंगाल के गवर्नर को बना दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल, जनरल। ठीक है, तो जनरल। ठीक है। बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है। और जो पहला गवर्नर जनरल बनाया गया वो कौन था? बंगाल का गवर्नर जनरल पहला कौन था? वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स, पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है। तीसरा काम ये किया गया कि जो मुंबई, जो उस टाइम पे हम बंबई कहते थे, तो जो बंबई प्रेसिडेंसी थी, बंबई और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी थी, बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को, मद्रास प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन कर दिया गया, बंगाल के अधीन कर दिया गया, अधीन कर दिया गया। ठीक है, ये बात समझ आई। तो तीसरा पॉइंट क्या है कि बंबई और मद्रास जो प्रेसिडेंसी थी, इसको बंगाल के अधीन कर दिया गया। चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट है कि जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था, इसी के अंतर्गत एक्ट 1774 में एक कलकत्ता कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, स्थापना। ठीक है। तो कलकत्ता में 1774 में क्या होता है? एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है। इसके प्रथम प्रथम जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश धीश, वो कौन थे? वह थे सर एलिजा इम्पे, सर एलिजा इम्पे। ठीक है, सर एलिजा इम्पे। ठीक है, ये बात समझ आ गई। इसका पांचवा पॉइंट था, पांचवा पॉइंट, कि अब कोई भी कर्मचारी, कंपनी का कर्मचारी बिना लाइसेंस के, कंपनी का कर्मचारी बिना लाइसेंस के, बिना लाइसेंस के, ठीक है, बिना लाइसेंस के कोई भी कंपनी का कर्मचारी कर्मचारी व्यापार नहीं कर सकता, व्यापार नहीं कर सकता।
ठीक है। तो ये 5 पॉइंट हमें ध्यान रखना है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के। क्या कहता है? पहला, कि कंपनी के कार्यों का नियंत्रण करना, भारत और ब्रिटेन दोनों जगह पे। कंपनी के अंदर जो व्याप्त कमियां हैं उनको दूर करना। दूसरा पॉइंट है कि जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया जाता है, और पहला गवर्नर जनरल बंगाल का था वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है। तीसरा काम किया जाता है कि जो बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी थी, इसको संयुक्त बना के इसको किसके अधीन कर दिया जाता है? बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट 73 में 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है, और इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश होते हैं सर एलिजा इम्पे थे। ठीक है। पांचवा पॉइंट है कि बिना लाइसेंस के कोई भी कर्मचारी कंपनी का व्यापार नहीं कर सकता। तो ये 5 पॉइंट हमें रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के याद रखने हैं। दूसरा है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है। तो पिट्स इंडिया एक्ट का क्या उद्देश्य था? तो पहला इसका उद्देश्य था, इसका जो उद्देश्य था, इसका उद्देश्य था, ठीक है, इसका उद्देश्य था, इसकी जो पार्लियामेंट थी, ब्रिटेन पार्लियामेंट, ब्रिटेन ब्रिटेन पार्लियामेंट, ब्रिटेन पार्लियामेंट जो थी, ठीक है, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट क्या चाहती थी? ब्रिटेन पार्लियामेंट जो कंपनी है उस पर अपना प्रभाव जमाना चाहती थी। तो ब्रिटेन पार्लियामेंट क्या चाहती थी? प्रभाव जमाना चाहती थी, प्रभाव जमाना चाहती थी, जमाना चाहती थी। किस पर? कंपनी पर। तो ब्रिटेन, माफ करिएगा, तो ब्रिटेन पार्लियामेंट कंपनी पर क्या चाहती थी? कंपनी पर अपना प्रभाव जमाना चाहती थी, कंपनी पर अपना प्रभाव जमाना चाहती थी। ठीक है, चाहती थी। ठीक है, चाहती। ठीक है। इसका पहला उद्देश्य ये था कि जो कंपनी भारत में थी, ठीक है, ये कहीं ना कहीं एक अपनी मनमर्जी कर रही थी। तो इसकी वजह से जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, ये इस कंपनी के ऊपर अपना प्रभाव जमाना चाहती थी, इसीलिए पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था। इसका नाम पिट्स क्यों पड़ा था? क्योंकि उस वक्त जो वहां के प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? पिट्स। कौन थे? विलियम पिट। विलियम पिट, विलियम पिट थे। ठीक है, विलियम पिट थे, और इन्हीं के नाम पर ये एक्ट पड़ा, पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है। दूसरा, ये तो पहला इसका हो गया उद्देश्य। दूसरा क्या था? तो दूसरा, इस एक्ट के माध्यम से, इस एक्ट के माध्यम से, इस एक्ट के माध्यम से, माध्यम से कंपनी के जो व्यापारिक कार्य थे, कंपनी का व्यापारिक, व्यापारिक कार्य और राजनीतिक, और राजनीतिक कार्य, ठीक, कार्य को अलग कर दिया गया, कार्य को पृथक कर दिया गया, पृथक कर दिया गया। ठीक है। तो पहला क्या था? ब्रिटेन पार्लियामेंट कंपनी पर अपना प्रभाव जमाना चाहती थी, वर्चस्व बनाना चाहती थी। और दूसरा था, इस एक्ट के माध्यम से कि कंपनी कंपनी का जो व्यापारिक कार्य है और राजनीतिक कार्य है, उन दोनों को अलग कर दिया गया, उन दोनों को अलग कर दिया गया। ठीक है। तीसरा था कि पहली बार जो जिस क्षेत्र में भारत, ये ब्रिटिश कंपनी शासन कर रही थी, उसको भारत में ब्रिटिश संपत्ति बोला गया। ठीक है। तो भारत में कंपनी के क्षेत्रों को, भारत में कंपनी के क्षेत्रों को, क्षेत्रों को ब्रिटिश संपत्ति बोला गया। क्या बोला गया? ब्रिटिश संपत्ति बोला गया। बोला गया कि भाई ये किसकी संपत्ति है? ब्रिटिश की संपत्ति है, ब्रिटिश संपत्ति। ठीक है, संपत्ति। ठीक है। तो ये बात समझ आई। तो पहली बार जिस क्षेत्र में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही थी, ठीक है,
उस क्षेत्र को क्या बोला गया कि ये ब्रिटिश की संपत्ति है भाई साहब, ब्रिटिश की है। ठीक है, ये भारत की संपत्ति नहीं है। चौथा पॉइंट है, इसी से द्वैध शासन, इसी एक्ट के थ्रू द्वैध शासन की शुरुआत होती है। द्वैध शासन की शुरुआत। अभी द्वैध शासन क्या था तो समझो। द्वैध शासन एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कर रही थी, यानी कंपनी के जो निदेशक बोर्ड था, कंपनी, ठीक है, जो कंपनी का निदेशक बोर्ड, कंपनी का निदेशक बोर्ड, बोर्ड के माध्यम से। और दूसरा, ये पहला था, ये पहले शासन कर रहे थे। दूसरे कौन कर रहे थे, तो दूसरे कर रहे थे नियंत्रक मंडल। ठीक है, नियंत्रक मंडल, नियंत्रक मंडल, नियंत्रक मंडल के माध्यम से ब्रिटिश सरकार कर रही थी, यानी कि ब्रिटिश सम्राट कर रहे थे, ब्रिटिश सम्राट कर रहे थे। समझ आ गई बात। तो द्वैध शासन लागू होता है कब, 1784 में। कब लागू होता है, 1784 में पहली बार, जिसके थ्रू कंपनी का निदेशक बोर्ड भारत में एक शासन कर रहा था, और दूसरा शासन कर रहा था नियंत्रक मंडल के माध्यम से ब्रिटिश सम्राट स्वयं शासन कर रहे थे। ठीक है। और यह व्यवस्था कब तक रहती है, तो ये व्यवस्था रहती है 1858 तक, 1858 तक। ठीक है, 1858 तक यह व्यवस्था, द्वैध शासन की व्यवस्था रहती है। और 1858 में जब कंपनी से शासन ब्रिटिश क्राउन ले लेता है, उसके बाद फिर ये व्यवस्था खत्म हो जाती है। ठीक है। एक बार क्विक रिवाइज मारते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू तीन चार चीजें हैं जो हमें समझना है। पहली चीज तो ये है कि इसका उद्देश्य था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट कंपनी पर अपना प्रभाव जमाना चाहती थी, पहली चीज। ठीक है। और दूसरा था कि इस एक्ट के माध्यम से व्यापारिक कार्य और राजनीतिक कार्य को पृथक कर दिया गया। तीसरा, भारत में कंपनी के क्षेत्र जो थे उसको ब्रिटिश संपत्ति बोला गया। और चौथा, द्वैध शासन की शुरुआत हो जाती है 1784 से, जिसके माध्यम से कंपनी का निदेशक बोर्ड, यानी कि कंपनी शासन करती है, और साथ ही साथ ब्रिटेन से सम्राट भी नियंत्रक मंडल के माध्यम से शासन करते हैं। इसमें एक अहम और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कंपनी ने कर्मचारियों पर उपहार लेने के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है। तो इस एक्ट के तहत, 1784 एक्ट के तहत, अब कोई भी कर्मचारी कर्मचारी जो है उपहार नहीं ले सकता था। कर्मचारी उपहार नहीं ले सकता था, उपहार नहीं ले सकता था। बात समझ आई। तो कोई भी कर्मचारी, कोई भी किसी से उपहार नहीं ले सकता था। ये कब खत्म किया गया, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। ठीक है। आशा करते हैं ये एक्ट भी आपको समझ आ गया होगा। ठीक है। तो चार्टर एक्ट 1813, ये तीसरा एक्ट है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जब भारत था। चार्टर एक्ट 1813 के तहत कुछ प्रावधान किए गए। जैसे पहला, कंपनी का एकाधिकार खत्म कर दिया गया। कंपनी का कंपनी का एकाधिकार खत्म, एकाधिकार खत्म, मतलब ये कंपनी का एकाधिकार खत्म। अब ब्रिटिश नागरिक कोई भी ब्रिटिश नागरिक कोई भी कोई भी ब्रिटिश नागरिक भारत में व्यापार कर सकता है, व्यापार कर सकता है। ठीक है। तो इस एक्ट के तहत जो कंपनी का एक अधिकार था व्यापार में, उसको पहली बार खत्म कर दिया गया। ठीक है। दूसरा काम कि अब कोई भी जो ब्रिटिश नागरिक है वो भारत में व्यापार कर सकता है, बस दो चीजों को छोड़कर, चाय और चीन के साथ जो व्यापार था, इस व्यापार को छोड़कर, चाय और चीन में
अभी भी कंपनी का क्या था, एकाधिकार था, कंपनी का एकाधिकार, कंपनी का एकाधिकार। ठीक है। चाय और चीन में अभी भी कंपनी का एकाधिकार, वर्चस्व कायम था। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि पहली बार ब्रिटिश सरकार ने भारतीय शिक्षा पर खर्च किया। तो भारतीय भारतीय शिक्षा पर, शिक्षा पर सालीना, सालीना एक, ठीक है, 1 लाख रुपए सालीना, 1 लाख। ठीक है, 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज। ठीक है, सालीना 1 लाख रुपए खर्च, खर्च करने का प्रावधान, खर्च करने का प्रावधान। ठीक है। तो भारतीय शिक्षा पर सालीना 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान रखा गया। ठीक है, 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान रखा गया। ठीक है, पहली बार। तीसरा पॉइंट है कि इसी एक्ट के तहत, चार्टर एक्ट 1813, एक्ट 1813 एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को, ईसाई, ईसाई जो मिशनरी थे, ईसाई मिशनरियों को भारत में, भारत में धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, धर्म के प्रचार के लिए, के लिए अनुमति दी गई, अनुमति दी गई। करेक्ट। तो चार्टर एक्ट 1813 के तहत तीन चीजें ध्यान रखनी है कि कंपनी का एकाधिकार व्यापार में खत्म कर देता है। ठीक है। और इसमें चाय और चीन को छोड़कर, चाय और चीन में अभी भी कंपनी का एकाधिकार था। अब इसके अनुसार कोई भी ब्रिटिश नागरिक भारत आकर व्यापार कर सकता था। दूसरा, भारतीय शिक्षा पर सालीना 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। और तीसरा पॉइंट था कि 1800, इसी 1813 के एक्ट में, चार्टर एक्ट में, ईसाई मिशनरियों को भारत के भारत भारत में, भारत में धर्म के प्रचार के लिए अनुमति दी गई। ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। आइए बात करते हैं अगले एक्ट की। ये चौथा जो चार्टर एक्ट 1833 है, यह बहुत महत्वपूर्ण चार्टर एक्ट है क्योंकि इसके द्वारा कई सुधारों के प्रावधान किए गए। इसमें से जो पहला सुधार है, तो इसमें होता है ब्रिटिश भारत का केंद्रीकरण होता है, ब्रिटिश भारत का, भारत का केंद्रीकरण, केंद्रीकरण सही मायने में इसी से होता है। ब्रिटिश भारत का केंद्रीकरण होता है पहला। दूसरा कैसे होता है देखो। तो अब क्या होता है, जो पहले बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था, बंगाल के गवर्नर जनरल को, जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। किस, क्या बना दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल, भारत का, भारत का गवर्नर जनरल, जनरल। ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है। और ये पहला भारत का गवर्नर जनरल कौन बनता है, तो यह था विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक। ठीक है, बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। हम लॉर्ड लिखते नहीं, क्यों लिखे भाई, हमारे ऊपर इतने दिन शासन किया तो आपको देख लेना, विलियम बेंटिक। अच्छा, पहला बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, वो था वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग, वारेन, वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है। तो वारेन हेस्टिंग्स था। अब देखिए, वा से वारेन, वी से विलियन। अगर आप
जो हिंदी का काखा गाघा है उसके हिसाब से चले तो पहले वाह आएगा और फिर क्या आएगा, वी आएगा। तो वारेन के बाद आएगा विलियम। तो ध्यान रखिए, पहले बंगाल का जो गवर्नर जनरल बनता है वारेन बनता है, वारेन हेस्टिंग्स। और भारत का गवर्नर जनरल चूंकि बाद में बनता है तो वाह के बाद क्या आएगा, वी। तो विलियम बेंटिक बनता है। तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होगा कि वारेन पहले आता है यानी कि गवर्नर जनरल बंगाल का, और विलियम बेंटिक है भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है। क्लियर है। अच्छा, इसके साथ एक और चीज है कि ये जो गवर्नर जनरल बनता है इसको बहुत सारे अधिकार मिल जाते हैं। क्या क्या अधिकार मिलते हैं? एक तो सभी जो नागरिकों का अधिकार वो मिल जाता है, ठीक है। तो नागरिक अधिकार, नागरिक से संबंधित अधिकार, नागरिक और सैन्य से संबंधित अधिकार, सैन्य से, ठीक है। सैन्य संबंधी अधिकार, सैन्य शक्तियां मिल जाती हैं, ठीक है। शक्तियां मिल जाती हैं, ठीक है। मिल जाती हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि अब कैसे केंद्रीकरण हुआ कि जो बंगाल का गवर्नर था पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन जाता है, ठीक है। तीसरा चीज है, तीसरी चीज है, थर्ड, ठीक है। तीसरी चीज, पहली बार 1834 में, 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, की अध्यक्षता में फर्स्ट लॉ कमीशन बनता है, फर्स्ट लॉ कमीशन बनता है, फर्स्ट लॉ कमीशन बनता है, ठीक है। फर्स्ट लॉ कमीशन बनता है, ठीक है। प्रथम विधि आयोग कह सकते हैं आप, प्रथम विधि आयोग, विधि आयोग, आयोग, प्रथम विधि आयोग बनता है, ठीक है। किसकी अध्यक्षता में? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। इसी से पता चलता है कि ब्रिटिश राज में संविधान निर्माण का प्रथम साक्ष्य, ब्रिटिश राज में, ब्रिटिश राज में संविधान निर्माण का, निर्माण का प्रथम साक्ष्य, प्रथम साक्ष्य, प्रथम साक्ष्य किस एक्ट के माध्यम से मिलता है? 1833, चार्टर एक्ट 1833 के माध्यम से, ठीक है। तो 1833 चार्टर एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश राज्य में संविधान निर्माण का प्रथम साक्ष्य मिल जाता है, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग बनाया जाता है, ठीक है। आपने पिछले एक्ट में, चार्टर एक्ट 1813 में पढ़ा था कि जो कंपनी है उसको एकाधिकार मिलता है चाय और चीन में, है ना। तो चाय का व्यापार और चीन के साथ, और चीन के साथ, चीन के साथ व्यापार में जो एकाधिकार था उस एकाधिकार को खत्म कर दिया गया, एकाधिकार को खत्म कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, दिया गया, ठीक है। अधिकार को खत्म कर दिया गया यहां से। एक तरह से अब इस अधिनियम से पूरी तरह से जो व्यापारिक अधिकार हैं, व्यापारिक, सारे व्यापारिक अधिकार कह सकते हैं, सारे व्यापारिक अधिकार खत्म कर दिया जाता है, अधिकार खत्म, ठीक है। तो कंपनी के सारे व्यापारिक अधिकार खत्म कर दिए जाते हैं, ठीक है। किसका एकाधिकार? कंपनी का, कंपनी का एकाधिकार, कंपनी के सारे व्यापारिक अधिकार भी यहां इस एक्ट के माध्यम से खत्म हो जाते हैं, खत्म कर दिए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ और प्रावधान किए जाते हैं। अब इसके थ्रू भारत में अंग्रेज जो है, अंग्रेज चाहें तो भारत में बिना किसी लाइसेंस के अंग्रेजों को भारत में आने जाने, बसने और व्यापार करने की पूरी आजादी, भारत अंग्रेजों को भारत में बिना लाइसेंस के,
बिना लाइसेंस के, लाइसेंस के आने जाने, आने जाने, व्यापार करने, व्यापार, व्यापार करने और बसने की पूरी आजादी, बसने की पूरी आजादी मिल जाती है, पूरी आजादी मिल जाती है। ठीक है। तो दूसरा, अगला पॉइंट इसका है कि एक तो दास प्रथा को खत्म कर दिया जाता है। दास, दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित, गैर कानूनी। इस एक्ट के माध्यम से दास प्रथा को, दास प्रथा को क्या कर दिया जाता है, गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है। ठीक है। इसके थ्रू एक और महत्वपूर्ण कार्य होता है, ये बिल्कुल क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से एक्ट के थ्रू सिविल सर्विसेज के लिए निष्पक्ष और प्रतियोगिता चालू कर दी जाती है। ये यही एक्ट है। ठीक है। तो इस एक्ट के द्वारा, ठीक है, क्या करते हैं, सिविल, सिविल सेवकों की के चयन हेतु सीधी प्रतियोगिता, चयन हेतु खुली प्रतियोगिता, खुली प्रतियोगिता। ठीक है। तो इस एक्ट के माध्यम से क्या करते हैं, सिविल सेवकों को चयन हेतु खुली प्रतियोगिता भी चालू कर दी जाती है। ठीक है। तो अगर आप देखें, ये एक्ट कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। पहला क्या होता है, ब्रिटिश का, ब्रिटिश भारत का केंद्रीकरण होता है, क्योंकि जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता है उसे पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। और पहला गवर्नर जनरल कौन होता है, विलियम बेंटिक। ठीक है। दूसरा, इसको सारी नागरिक शक्तियां और सैन्य शक्तियां भी दे दी जाती हैं। 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में पहला विधि आयोग बनता है, और यहीं से प्रथम साक्ष्य मिलता है ब्रिटिश राज में संविधान निर्माण का। जो पहले कंपनी का चाय और चीन में एकाधिकार था, वो खत्म कर दिया जाता है, और भारत में सारे ही व्यापारिक अधिकार जो कंपनी के पास थे वो खत्म करके सीधे किसके पास चले जाते हैं, पार्लियामेंट के पास चले जाते हैं। ठीक है। अंग्रेजों को भारत में बिना किसी लाइसेंस के आने जाने, व्यापार करने और बसने की पूरी छूट मिल जाती है। साथ ही दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया जाता है। और एक कार्य होता है कि जो सिविल सेवक थे उनके लिए एक चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का आरंभ हो जाता है। ठीक है। तो ये एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, चार्टर एक्ट 1833। ठीक है। चार्टर एक्ट 1853 की बात करें, तो चार्टर एक्ट 1853 के अनुसार कुछ प्रावधान किए गए। इसमें पहला जो प्रावधान था वह था विधान परिषद का गठन किया गया। पहला काम क्या किया गया, विधान परिषद का, विधान परिषद का गठन, का गठन। विधान परिषद या केंद्रीय विधान परिषद कह सकते हैं, केंद्रीय विधान परिषद। ठीक है, केंद्रीय विधान परिषद। ठीक है, का गठन किया गया विधि निर्माण के लिए। किसके लिए, विधि निर्माण के लिए, विधि निर्माण के लिए, विधि निर्माण के लिए। ठीक है। दूसरा, दूसरा पॉइंट आपका, इस एक्ट के तहत जो भारतीय थे सिविल सेवा, सिविल सेवा परीक्षा में, सिविल सेवा परीक्षा में
भर्ती भारतीयों को सिविल सेवा परीक्षा में भारतीयों के लिए भी द्वार खोले गए, के लिए भी द्वार खोले गए। ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि 1854 में, 1853 में ये एक्ट बनता है, और 1854 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक मैकाले समिति की नियुक्त होती है। किसके लिए? तो 1854 में क्या नियुक्त होती है? मैकाले समिति। मैकाले समिति का निर्माण, मैकाले समिति बनती है। ठीक है, किसके लिए? भारतीय सिविल सेवा के लिए। भारतीय सिविल सेवा के लिए। सिविल सेवा के लिए। ठीक है, ध्यान रखना है कि मैकाले समिति किससे रिलेटेड है। तो मैकाले समिति रिलेटेड है भारतीय सिविल सेवा से, भारतीय सिविल सेवा से रिलेटेड है। कब बनी थी? 1854 में। ठीक है। और आप ये कह सकते हो कि ये जो है अंतिम चार्टर था। ठीक है। तो भारतीय शासन ब्रिटिश संसद में, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अंतिम चार्टर, पारित अंतिम चार्टर था, अंतिम चार्टर था। ठीक है। तो इतनी बात समझ आई। तो चार्टर एक्ट 1853 में तीन चार पॉइंट है। विधान परिषद का गठन होता है इस चार्टर के थ्रू, और सिविल सेवा में भारतीयों के लिए भी द्वार खोले जाते हैं। 1854 में मैकाले समिति का गठन होता है। किसके लिए? भारतीय सिविल सेवा के लिए। ठीक है। और भारतीय शासन, भारतीय शासन ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अंतिम चार्टर है ये। ठीक है। तो ये तो चार्टर हो गए जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन रहते हुए ये जो अधिनियम बनाए गए थे। अब हम बात करेंगे उन अधिनियम की जो ब्रिटिश क्राउन के अधीन बनाए गए थे। ठीक है। तो बात करते हैं ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारत था, उसके रहते हुए क्या संवैधानिक विकास हुए। पहले ये समझते हैं कि कारण क्या था कि कंपनी से शासन वापस लिया गया। जैसे मैंने बताया था कि 1857 में जो ब्रिटिश शासन के तहत सुधार किए गए, उसका उद्देश्य यह था कि जो 1857 में क्रांति हुई थी, ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। तो 1857 की क्रांति की पुनरावृत्ति ना हो, इसको निश्चित करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए जो कंपनी था उससे शासन व्यवस्था वापस ले लिया जाता है। और अब शासन व्यवस्था किसके हाथ में है? ब्रिटिश क्राउन के। ठीक है। तो जो पहला अधिनियम ब्रिटिश क्राउन के अधीन बनता है वह है भारत शासन अधिनियम 1858। भारत शासन अधिनियम 1858। ठीक है। इस अधिनियम के तहत पहला काम तो ये किया जाता है कि जो पिट्स इंडिया एक्ट, याद है? पिट्स, विलियम पिट्स जो थे प्रधानमंत्री वहां के। पिट्स इंडिया एक्ट, इंडिया एक्ट 1784 में जो द्वैध शासन लागू किया गया था, याद है? द्वैध शासन। ठीक है। द्वैध शासन लागू किया गया था, शासन लागू किया गया था जिसके अंदर दो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे। एक तो थे क्या? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और दूसरे थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स। ठीक है। इनको खत्म कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? दोनों को खत्म कर दिया जाता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल इसको भी, और बोर्ड ऑफ
डायरेक्टर्स, इसको भी खत्म कर दिया जाता है, यानी कि द्वैध शासन खत्म। द्वैध शासन कब खत्म हो गया? 1858 में। कब खत्म हो गया? 1858 में। ठीक है। द्वैध शासन खत्म हो जाता है, और जो इनके अधिकार थे, एक सचिव बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? तो एक भारत का सचिव बनाया जाता है। ठीक है। तो भारत का सचिव, भारत सचिव, भारत सचिव बनता है, भारत सचिव। इसको सारे अधिकार दे दिए जाते हैं। सारे अधिकार, सारे अधिकार मिल जाते हैं। ठीक है। तो सारे अधिकार किसको मिल जाते हैं? भारत सचिव को। ठीक है। इनसे लेकर पिट्स इंडिया एक्ट, जो द्वैध शासन थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से सारे जो अधिकार थे वो लेकर किसको दे दिया जाता है? भारत सचिव को। ठीक है। सारे अधिकार मिल जाते हैं, और इसकी सहायता के लिए 15 लोगों की टीम बनती है। सहायता के लिए, सहायता के लिए 15 सदस्यीय टीम, 15 सदस्यीय। ठीक है। 15 सदस्यीय टीम बन जाती है, टीम बनती है। ठीक है। किसकी सहायता के लिए? भारत सचिव के लिए। इसके लिए अनिवार्य किया जाता है कि अपने कार्यों की एक वार्षिक रिपोर्ट कहाँ पेश करेगा? ब्रिटिश संसद में। रिपोर्ट कहाँ पेश करेगा? ब्रिटिश संसद में। ठीक है। ब्रिटिश संसद में। ठीक है। तो ये जो सचिव है, इसका कार्य था कि पूरे साल की एक विस्तृत रिपोर्ट बनाएगा, और उसको कहाँ पेश करेगा? ब्रिटिश संसद में। ये अनिवार्य था इसके लिए। ठीक है। तो ये तो 1800 जो 58 का अधिनियम था, इसके अनुसार पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में जो द्वैध शासन चालू किया गया था, उसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को खत्म कर दिया जाता है, और द्वैध शासन को भी खत्म कर दिया जाता है, और इनके सारे अधिकार किसको मिल जाते हैं? भारत सचिव को। और इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय टीम गठित की जाती है, और इसको कहा जाता है कि आप अपने कार्यों की पूरे साल की एक वार्षिक रिपोर्ट बनाओगे, और उसको कहाँ पेश करोगे? ब्रिटिश संसद में पेश करोगे। ठीक है। इस भारत शासन अधिनियम 1858 में एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है। जो पहले बंगाल या पूरे भारत का गवर्नर जनरल था, भारत का गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल था, इसको वायसराय क्या बना दिया गया? 1858 में, 1858 में क्या बना दिया गया? वायसराय। क्या बनाया गया? वायसराय। ठीक है। इसको वायसराय बनाया गया। और भारत का पहला वायसराय कौन था? तो था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। तो जो पहले भारत का गवर्नर जनरल होता था ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत, ठीक है, अब ब्रिटिश क्राउन के अधीन उसी गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बनाया गया। और पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है। 1858। तो इसके भारत शासन अधिनियम 1858 के बाद हम दूसरे अधिनियम की बात करते हैं। दूसरा अधिनियम है आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1861। भारतीय परिषद अधिनियम, अधिनियम 1861। ठीक है। तो 1858 के बाद जो दूसरा अधिनियम बनता है, वह है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इस अधिनियम के तहत कुछ महत्वपूर्ण चीजें हुई, जैसे कि पहला, भारत में संवैधानिक विकास, भारत में
संवैधानिक संवैधानिक विकास की विकास की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, पहला चीज। दूसरा, भारत में संवैधानिक विकास की शुरुआत, और जो भारत का वायसराय था, भारत के वायसराय को राय को अध्यादेश जारी करने का शक्ति दे दी जाती है। अध्यादेश अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जारी करने की शक्ति। ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि वायसराय को कुछ आवश्यक नियम बनाने की भी शक्ति प्रदान की गई। तो वायसराय को वायसराय को कुछ आवश्यक नियम बनाने की शक्ति दी गई दी गई। ठीक है। लॉर्ड कैनिंग थे वायसराय, और जब इनको ये शक्ति मिलती है तो ये क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझना इस बात को। ये विभागीय प्रणाली बनाते हैं। क्या बनाते हैं? विभागीय प्रणाली। किसके द्वारा? कैनिंग के द्वारा। कौन थे वायसराय? तभी बताया था, कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। तो कैनिंग के द्वारा क्या बनाया जाता है? विभागीय विभागीय प्रणाली। जो आज आप देखते हो ना, मंत्रिमंडल, ये होम मिनिस्टर हैं, ये फाइनेंस मिनिस्टर हैं, तो ये विभागीय प्रणाली की शुरुआत यही करते हैं। विभागीय प्रणाली यानी कि पोर्टफोलियो। क्या? पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो या विभागीय प्रणाली बनाने का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड कैनिंग को। ठीक है। ये क्या करते हैं? इसमें विभागों का बंटवारा करते हैं। विभागों का बंटवारा बंटवारा करते हैं। कौन फाइनेंस संभालेगा, कौन होम संभालेगा, कौन लॉ संभालेगा। तो ये क्या करते हैं? विभागों का बंटवारा करते हैं। और यहीं से भारत में यहीं से भारत में भारत में मंत्रिमंडल मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की शुरुआत होती है। ठीक है। तो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की की शुरुआत। ठीक है। तो इस मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की शुरुआत के जनक कौन थे? विभागीय प्रणाली जो बना, पोर्टफोलियो बना, इसके जनक कौन थे? कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, जो पहले वायसराय थे। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। एक पॉइंट और देख लीजिए। एक पॉइंट है, ये पॉइंट है कि यहां से भारत में शासन क्या होता है? शासन का विकेंद्रीकरण होता है, डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण। ठीक है। तो इसी अधिनियम के द्वारा शासन का विकेंद्रीकरण भी होता है। तो क्या भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत भारत में संवैधानिक विकास की शुरुआत होती है। ठीक है। भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी जाती है, कुछ नियम बनाने की शक्ति दी जाती है, और इस नियम बनाने की शक्ति में कैनिंग क्या करते हैं? विभागीय प्रणाली बनाते हैं, जिसमें पोर्टफोलियो, विभागों का बंटवारा किया जा सकता है। ठीक है। और यहीं से भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की शुरुआत हो जाती है। ठीक है। बात करते हैं अगले अधिनियम में, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में देखेंगे। तो 1892 में कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। जैसे पहला है कि आंशिक रूप से ही सही, पर संसदीय व्यवस्था की शुरुआत यहीं से होती है।
आंशिक रूप से, आंशिक, आंशिक रूप से सर्वप्रथम, सर्वप्रथम संसदीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था, ठीक है, संसदीय व्यवस्था। दूसरा, इसमें प्रतिनिधि सरकार की नींव पड़ती है, प्रतिनिधि सरकार की नींव पड़ी, की नींव पड़ी, ठीक है। तीसरा, इसमें जो विधान परिषद थी उनको प्रश्न पूछने का, विधान परिषद को, विधान परिषद को प्रश्न पूछने व बजट पर चर्चा करना, बजट पर बहस करने का अधिकार, अधिकार पूरी तरह से नहीं, अधिकार आंशिक रूप से दिया गया, आंशिक आंशिक रूप से, ठीक है। तो ये चीज समझ आई बात, कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत आंशिक रूप से सर्वप्रथम संसदीय व्यवस्था की शुरुआत होती है, प्रतिनिधि सरकार की नींव पड़ती है, और विधान परिषद को प्रश्न पूछने व बजट पर बहस करने का अधिकार आंशिक रूप से मिलता है। इसके अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है कि सबसे महत्वपूर्ण है वो चुनाव पद्धति की शुरुआत, चुनाव पद्धति, चुनाव पद्धति की शुरुआत बात होती है, चुनाव पद्धति की शुरुआत होती है, परंतु ध्यान रखना है इसमें निर्वाचन शब्द का प्रयोग नहीं होता। तो यहां पर मनोनीत सदस्य चुने जाते हैं, निर्वाचन, निर्वाचन शब्द का उल्लेख नहीं है, उल्लेख, ठीक है। तो इस अधिनियम में निर्वाचन शब्द का उल्लेख नहीं है। यहां पर जो मनोनीत इसको जो सदस्यों का चुनाव होता है वो मनोनीत सदस्यों का चुनाव किया जाता है, ठीक है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान किया गया है, कैसे किया गया है, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष, ठीक है, अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष निर्वाचन, ठीक है। तो अगर सवाल आए कि निर्वाचन पद्धति की शुरुआत कौन से एक्ट के थ्रू हुई थी, तो ये है 1892 का एक्ट, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ठीक है, जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुई थी, ठीक है। और विधान परिषद को प्रश्न पूछने और बजट पर बहस करने का भी अधिकार यहां से प्राप्त हुआ था। अगला है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। यह एक बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम है, क्योंकि इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसे लॉर्ड मार्ले, लॉर्ड मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, सुधार के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इस अधिनियम को लॉर्ड मार्ले, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए है कि उस समय पर जो लॉर्ड मार्ले थे इंग्लैंड में, ये लॉर्ड मार्ले कौन थे, ये इंग्लैंड में भारत के सचिव थे। तो इंग्लैंड में
भारत के सचिव, भारत के सचिव, सचिव। और मिंटो कौन थे? तो मिंटो ही भारत के वायसराय थे, भारत के वायसराय। इसीलिए इस परिषद को, इस अधिनियम को क्या कहा गया? लॉर्ड मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है। ये मार्ले कौन थे? इंग्लैंड में भारत के सचिव थे। और मिंटो कौन थे? भारत के वायसराय थे 1919 में। ठीक है। इसके अंतर्गत कुछ और प्रावधान थे, वो क्या थे? तो एक तो इसे क्या कहा जाता था, इस अधिनियम के तहत पृथक पृथक निर्वाचन, पृथक निर्वाचन क्षेत्र का गठन किया गया, पृथक निर्वाचन मंडल का गठन, का गठन किया गया। ठीक है। तो पहला काम क्या किया गया कि पृथक निर्वाचन मंडल का गठन किया। किसके लिए? तो बेसिकली मुस्लिम्स के लिए, मुस्लिम्स के लिए। ठीक है। मुस्लिम्स के लिए, मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया, का प्रावधान, प्रावधान। ठीक है। तो पृथक निर्वाचन मंडल बना किसके लिए? मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व मंडल का प्रावधान किया गया। ठीक है। और इसे इसीलिए क्या कहा गया है? यह प्रावधान को बोला गया है फूट डालो शासन करो। क्या? फूट डालो, फूट डालो राज करो, फूट डालो राज करो। तो कौन से अधिनियम को फूट डालो राज करो की नीति का पोषक कहा गया है? फूट डालो राज करो, वो कौन था? कौन सा अधिनियम था? भारतीय परिषद अधिनियम 1919, 1909, माफ करिएगा, 1909। वह समय था जब भारत में अंग्रेजों के द्वारा हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने का कार्य किया गया। ये कैसे? कि इनके लिए निर्वाचन मंडल, अलग पृथक निर्वाचन मंडल का गठन किया गया, जिसमें मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान बनाया गया। और इसीलिए इसे कहा गया कि फूट डालो राज करो जैसा अधिनियम है। ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1919, यह एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इसके अंदर इस अधिनियम को बेसिकली, इस अधिनियम की बात करें, इस अधिनियम को किस नाम से जाना गया? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, चेम्सफोर्ड, चेम्सफोर्ड। ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। क्यों? इसमें समझिए, मोन्टेग्यू क्या थे? ये सचिव थे। क्या थे? भारत के सचिव थे, भारत सचिव थे। और चेम्सफोर्ड ये वायसराय थे, वायसराय थे। इसीलिए इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से भी जाना गया, नाम से जाना गया। ठीक है। इसके अंतर्गत कुछ और चीजें हुई, जैसे कि सर्वप्रथम, सर्वप्रथम हम प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, प्रत्यक्ष, सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत, चुनाव प्रणाली की शुरुआत। सर्वप्रथम
प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत होती है, और साथ ही महिलाओं को भी वोटिंग राइट्स दिए जाते हैं। महिलाओं को महिलाओं को वोटिंग राइट्स दिए जाते हैं। को भी मताधिकार का मताधिकार मिला। ठीक है। इसी अधिनियम में महिलाओं को भी मताधिकार मिला। ठीक है। अब आगे बात करते हैं, तो इसका अगला पॉइंट है जो इसमें एक इंपॉर्टेंट सुधार किया गया, वह है द्वैध शासन व्यवस्था। इस अधिनियम के इस अधिनियम को लागू करने की मेन जो पर्पज था वो था द्वैध शासन लागू करना। द्वैध शासन द्वैध शासन व्यवस्था द्वैध शासन व्यवस्था। ठीक है। इस अधिनियम से द्वैध शासन व्यवस्था प्रारंभ हुआ प्रारंभ हुआ। द्वैध शासन के जनक कौन थे? तो द्वैध शासन व्यवस्था के जनक, जन्मदाता कौन थे? जन्मदाता थे कौन? लियानिल लियानिल कार्टिस। लियानिल कार्टिस। ठीक है। इन्होंने एक बुक लिखी डायरकी एक इन्होंने बुक लिखी। इस डायरकी में इन्होंने द्वैध शासन का वर्णन किया है। द्वैध शासन का वर्णन। ठीक है। तो द्वैध शासन, ये ब्रिटिश जो भारत शासन अधिनियम 1919 आया था, इसका एक मेन पर्पज था द्वैध शासन व्यवस्था लागू करना। और द्वैध शासन के जो जन्मदाता थे वो लियानिल कार्टिस थे, और इन्होंने एक बुक लिखी थी डायरकी। डायरकी में द्वैध शासन का इन्होंने वर्णन किया था। ठीक है। इसके अलावा इसी एक्ट के तहत लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान बनता है। लोक सेवा आयोग का गठन। लोक सेवा आयोग आयोग के गठन का प्रावधान। ठीक है। तो लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान बनता है, और इसी एक्ट में चैम्बर ऑफ प्रिंसेस चैम्बर ऑफ प्रिंसेस चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना का प्रस्ताव रखा जाता है। कि स्थापना का प्रस्ताव रखा जाता है। ठीक है। रखा जाता है, जिसे नरेंद्र मंडल के नाम से भी जानते हैं। नरेंद्र मंडल के नाम से भी नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? नरेंद्र मंडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। चैम्बर का उद्घाटन कब हुआ? तो चैम्बर का उद्घाटन होता है, उद्घाटन 1921 में हुआ। ठीक है। चैम्बर का उद्घाटन कब हुआ? 1921 में। फटाफट एक बार रिकैप करते हैं कि जो भारत शासन अधिनियम 1919 था, इसे क्या बोला गया? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी बोला गया, क्योंकि मॉन्टेग्यू कौन थे? भारत सचिव थे, और चेम्सफोर्ड थे वायसराय। ठीक है। सर्वप्रथम जो प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत होती है, वो इसी अधिनियम 1919 से ही होती है। महिलाओं को भी यहाँ पर मताधिकार मिला, और द्वैध शासन की व्यवस्था भी इसी अधिनियम
के तहत लागू होती है। और जो द्वैध शासन के जन्मदाता थे वो थे लियानिल कार्टिस। डायरकी नामक एक पुस्तक इन्होंने लिखा था जिस पर द्वैध शासन का वर्णन किया हुआ था। लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान भी अधिनियम 1919 में था। और चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना का प्रस्ताव भी इसी अधिनियम में रखा गया था। चैम्बर चैम्बर का जो उद्घाटन हुआ था ये हुआ था 1921 में। ठीक है दोस्तों, अब इसमें दो अधिनियम रह जाते हैं। एक रह जाता है भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है, और एक स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये दोनों अधिनियम चूंकि इंपॉर्टेंट हैं, इसमें फैक्ट्स ज्यादा हैं, तो मैं इन दोनों अधिनियम को डिटेल में बात करेंगे। क्योंकि भारत शासन जो अधिनियम 1935 है, इसका बहुत कुछ पार्ट जो अब स्वतंत्रता के बाद जो हमारा संविधान बना था उसमें भी बहुत कुछ भाग है इसका। इसलिए भारत शासन अधिनियम 1935 को अलग वीडियो में हम लेकर आएंगे। ठीक है, और अगर आपको वीडियोज अच्छी लगती हैं दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, थैंक यू।